बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं 2.15 शॉर्ट क्वेश्चन। 2.15 की स्टेटमेंट आप लोगों के पास लिखी हुई है, जरा डिटेल में देखते हैं। तो ये देखिए जी, कहते हैं सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर्स अरेंज हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। पहले तो आपने इसका आंसर देना और फिर उसकी रीजन देनी। तो मैं पहले आप लोगों के साथ रीजन डिस्कस करता हूं। तो वो बेसिकली क्या कह रहा है, इमेजिन करें मेरे पास एक पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन बेसिकली कोई भी ऐसी क्लोज शेप हम बना सकते हैं पॉलीगॉन की जगह। तो ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है। वो कहते हैं कि सपोज करें कि जो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है वो वेक्टर्स हैं, यानी कि जो मैंने साइडें बनाई हैं ये वेक्टर्स हैं। तो मैं इनको ए वेक्टर बी वेक्टर सी डी ई और एफ का नाम दे देता हूं। वो कहता है कि इन सारे वेक्टर्स का सम क्या होगा। तो जरा देखते हैं रीजन कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, हमें मालूम है अगर ये पहला वेक्टर है ए, तो पहले वेक्टर की ये टेल है और यहां से अगर जोड़ते जाएं तो आखिरी वेक्टर एफ है और एफ का हेड जो है यानी लास्ट वेक्टर का हेड जो है वो पहले वेक्टर की टेल से कंसाइड कर रहा है। और इस सूरत में आपको पता है रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि रिजल्टेंट होता भी कहां से कहां है, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक। इसका मतलब हम कहेंगे रीजन में एज टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincides the head of last vector, पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड कंसाइड कर रहा है, हेंस रिजल्टेंट कितना आएगा जी, रिजल्टेंट वुड बी जीरो कह दूं, लेकिन वेक्टर है तो वेक्टर के केस में जीरो की जगह नल वेक्टर कहना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सारे वेक्टर्स ए बी वेक्टर सी डी ई और वेक्टर एफ, इन सब का सम कितना आएगा, जीरो ना कहिएगा, जीरो वेक्टर कहिएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो जो चीज आपने जस्टिफाई बाद में करनी मैं आपको पहले समझा रहा हूं, लेकिन आपने इसी तरतीब में लिखना है। तो आंसर क्या हुआ कि आपने यही बता रहे हैं कि इफ साइड्स ऑफ अ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर्स अरेंज हेड टू टेल रूल, यहां तक आपने स्टेटमेंट लिखनी है यहां से लेकर, और फिर आगे आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर। तो आप लिखेंगे सम ऑफ दीज वेक्टर्स वुड बी अ नल वेक्टर। तो ये है हमारे पास 2.15 का सॉल्यूशन। अब जरा देखते हैं 2.17। हमारे पास 2.17 का आंसर देखते हैं जी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, दो वेक्टर्स हैं a1 और a2, उनको रिवर्स कर दिया, कहते हैं उनका क्रॉस यानी a1 क्रॉस a2 उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले आप बताएंगे क्या फर्क पड़ेगा और फिर आप उसकी रीजन देंगे या जस्टिफिकेशन देंगे, लेकिन मैं पहले आपको रीजन समझाऊंगा और फिर मैं आंसर लिखता हूं। जरा इमेजिन करें ये है मेरे पास दो वेक्टर्स a1 और वेक्टर a2। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ये एक्सरसाइज की थी तो मैंने आपको बताया था कि आप इमेजिन करें ये वेक्टर इस तरह से, अगर हमारे पास ये वेक्टर इस तरह से हैं तो फिर ही हम कह सकते हैं
जरा इमेजिन करें मेरे पास ये वेक्टर्स, ये A1 और ये A2, और A1 क्रॉस A2 का आंसर राइट हैंड रूल से ऊपर को आता है। तो यानी कि ये रेड मार्कर जो है ये A1 है, ब्लू मार्कर A2 है, और A1 क्रॉस A2 का आंसर कहां आ रहा है? ऊपर को आ रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड है। तो मैं इसको यूं बना दूंगा कि ये A1 क्रॉस A2 का आंसर। अब जरा देखिए वो क्या कह रहा है, ऑल द कंपोनेंट्स वर रिवर्स्ड, सारे कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दो। कंपोनेंट रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट उतना ही वेक्टर रखो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दो, यानी कि अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो। जरा सोचे, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करूंगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये आ गया जी, ये A1 है, तो ये A1 का रिवर्स हो गया नेगेटिव A1। इसी तरह ये A2 है, इसको भी रिवर्स कर दें, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल उतना ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जरा देखते हैं यहां पर, पहले तो यूं समझते, तो ये है हमारे पास, ये A1 था और ये A2 था। अब जरा इसको रिवर्स करने लगा हूं, पहले तो देखें A1 क्रॉस A2 ऊपर को है, जब मैं रिवर्स करूंगा इसको एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दूंगा, ये A1 रिवर्स हो गया, और फिर A2 यानी कि रेड मार्कर भी रिवर्स कर दिया मैंने। अब आपको मालूम है A1 क्रॉस A2 ब्लू से रेड की तरफ ही फिंगर्स को कर्ल करना है, तो अभी भी फिंगर्स ब्लू से रेड की तरफ होंगी, तो हमारे पास अपवर्ड ही आंसर आएगा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और आप उनके कंपोनेंट रिवर्स कर देते हैं, तब भी आपके क्रॉस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यूं हम लिखेंगे इसकी जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन इसकी टोटल आपने फिगर से देनी है, तो आप लिखेंगे कि एज सीन थ्रू डायग्राम, जैसे कि हम डायग्राम से देख सकते हैं, दैट रिवर्सिंग द वेक्टर डज नॉट अल्टर, उसने चेंज नहीं किया, अल्टर का मतलब चेंज करना, डज नॉट अल्टर A1 क्रॉस A2। अगर आप A1 और A2 को रिवर्स कर दें तो फिर भी हमारे पास A1 क्रॉस A2 का आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो A1 क्रॉस A2 था वही माइनस A1 क्रॉस माइनस A2 होगा। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ जो आप लोगों ने एक सिंगल लाइन आंसर में देनी है, तो वो ये है कि इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स A1 A2 वर रिवर्स्ड, यहां से लिखने के बाद, बुक की स्टेटमेंट लिखने के बाद आगे आप क्या लिखेंगे, A1 क्रॉस A2 विल नॉट बी ऑल्टर्ड, कि वो चेंज नहीं होगा। लेकिन पहले आप बुक की लाइंस लिखेंगे जो भी आपके क्वेश्चन किया। तो ये था आंसर 2.17 का। आइए जरा देखते हैं 2.18। 2.18 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कहता है नेम 3 डिफरेंट कंडीशन दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 0। वो कौन सी कंडीशंस हैं, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि A1 क्रॉस A2 है किसके बराबर। वी नो दैट A1 क्रॉस A2 is equal to A1 A2 साइन थीटा और साथ n है। अब हमारे पास वो कौन सी कंडीशंस हैं जी, पहली कंडीशन जरा चेक करते हैं। जरा इमेजिन करें अगर A1 या A2 में से कोई नल वेक्टर हो, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 होता है, और जब हम 0 पुट करेंगे, अगर ये भी 0 है या ये 0 है, तो टोटल आंसर मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहली कंडीशन जो क्या कर सकती है, A1 क्रॉस A2 को नल वेक्टर कर सकती है, वो ये है कि इधर A1 और A2 इज ए नल वेक्टर। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि A1 और A2 में से कोई एक नल वेक्टर हो। दूसरी कंडीशन जरा देखते हैं। दूसरी कंडीशन होगी, अगर मैं एंगल
जीरो पुट कर दूं, आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है, तो यानी कि पैरेलल वेक्टर्स हो, क्योंकि एंगल जीरो का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो फिर भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई कि A1 एंड A2 और पैरेलल, और पैरेलल का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि थीटा 0 डिग्री, लेकिन साइन की वैल्यू एक और एंगल पर भी 0 होती है, और वो कौन सा एंगल है, वो 180 है, और 180 डिग्री का मतलब कि दोनों वेक्टर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। तो तीसरी जो हमारे पास कंडीशन हुई वो ये हुई कि A1 एंड A2 क्या हो, आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी कि थीटा क्या लिखूं, 180 डिग्री। तो ये है वो तीन कंडीशंस जो A1 क्रॉस A2 को नल वेक्टर कर देंगे, यानी कि जीरो कर देंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19, कहता है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, और रीजन भी बतानी है कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्यों है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं जी, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में इंप्लाइज, क्या हमें यह बताती है दैट इट इज नीदर मूविंग और नॉट रोटेटिंग, यानी कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब ना वो मूव कर रही है ना वो रोटेट कर रही है। हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा नहीं है, बल्कि चीजें चलते हुए रोटेट करते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके कमरे में जो पंखा चल रहा है वो कांस्टेंट स्पीड पर घूम रहा है, और कांस्टेंट स्पीड पर घूम रहा है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और रीजन क्या है जी, देखते हैं। रीजन आप यही देंगे कि चलती हुई चीजें भी इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं, और उस इक्विलिब्रियम को हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला था, ठीक है। हम रीजन देंगे कि इन डायनामिक इक्विलिब्रियम a body may be moving और rotating, बॉडी मूव भी कर रही हो सकती है और बॉडी रोटेट भी कर रही हो सकती है, बट स्टिल हैव इक्विलिब्रियम, लेकिन ऐसा करते हुए भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है जी, अगर आपको याद हो एग्जाम्पल्स, तो मैंने बताया था कि पैराट्रूपर, हमने पढ़ा था कि जो पैराट्रूपर है, जो पैराशूट जंपर है, वो इक्विलिब्रियम में नीचे आता है। और इसी तरह रोटेटिंग फैन, लेकिन कैसा रोटेटिंग फैन, कांस्टेंट स्पीड पर रोटेटिंग फैन, तो रोटेट कर रहा है मगर इक्विलिब्रियम है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी। जरा दूसरी स्टेटमेंट पर एक नजर डालते हैं। इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन तीसरा चौथा क्वेश्चन है जिसमें आ रहा है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो अगर आप देखें ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, और रीजन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो था उसकी स्टेटमेंट ही यही थी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, अगर सारी फोर्सेस का सम जीरो हो तो फिर इक्विलिब्रियम होगा। और यहां पर वो कैसे कह रहा है, वो कह रहा है कि बॉडी ने, फोर्सेस ने क्लोज पॉलीगॉन बनाया, और जब भी क्लोज पॉलीगॉन बने तो हमें पता है कि सारी फोर्सेस का सम जीरो होता है, हमने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में देखा। तो इसका मतलब दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो रीजन हम यही देंगे कि अकॉर्डिंग टू first condition of equilibrium, according to first condition of equilibrium, हमें मालूम है sum of all forces is zero, और वो कह रहा है कि क्लोज पॉलीगॉन है, इसका मतलब क्या है कि sum of all forces जीरो है, और जीरो के साथ आपने वेक्टर का निशान डालना है, क्योंकि हमारे पास ये जीरो नहीं है, नल वेक्टर।
तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में वो बॉडी होगी। अब जरा देखते हैं, तो आइए देखें जी 2.18, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय टू स्ट्रिंग। एक पिक्चर है और वो धागों के जरिए एक दीवार से लटकी। तो ये सपोज करें यहां पर एक कील है और ये पिक्चर जो है वो धागों की मदद से लटकी। अब मुझे नहीं मालूम कि धागे इस वक्त क्या एंगल बना रहे हैं, तो क्यों ना मैं सपोज कर लूं कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा बना रहे हैं। अब आपको एक बात तो कंफर्म है कि इस वक्त पिक्चर इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पिक्चर मूव ही नहीं कर रही। जब कोई चीज रेस्ट पर हो तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। तो जरा देखिए नेक्स्ट चीज वो कहता है शो बाय डायग्राम, वो कॉन्फ़िगरेशन बतानी है स्ट्रिंग्स की फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। टेंशन स्ट्रिंग में मिनिमम हो। अब आपको मालूम है कि इस वक्त धागे में एक टेंशन होगी और उसको मैं T से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और हमें यह भी मालूम है कि हम क्यों ना इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर लेता हूं। अब ये T है तो ये होगा इधर को T cos थीटा, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट होगा इसका, इस T का T sin थीटा। इसी तरह अगर हम इस तरफ से देखें तो ये भी T है, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वो क्या होगा T cos थीटा, और इस T का यही वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ से भी बन रहा होगा और ये होगा T sin थीटा। अब हमें मालूम है क्योंकि पिक्चर इक्विलिब्रियम है, तो जरा देखिएगा जी इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम इसको आंसर करेंगे। तो जरा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम है तो उसकी सारी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होगा। यहां जरा देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस बन रही हैं जी, जरा तवज्जो कीजिएगा। हमें मालूम है एक फोर्स, आपको पता है एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस हैं, वाई एक्सिस में भी दो फोर्सेस हैं। ये एक्स एक्सिस में राइट वाली फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इस फोर्स को मैं पॉजिटिव लूंगा, T cos थीटा लूंगा, और लेफ्ट वाली फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव T cos थीटा। इसी तरह अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव ली जाती है और ये दोनों ही कंपोनेंट अपवर्ड है, तो T sin थीटा भी ऊपर है, ये T sin थीटा भी ऊपर की तरफ है, तो फिर ये तो 2T sin थीटा हो जाएगा। सारी फोर्सेस आ गई। तो बच्चों सारी फोर्सेस नहीं आई, पिक्चर का वेट अभी तक हमने नहीं इंक्लूड किया, और पिक्चर का वेट कहां होगा, वो तो डाउनवर्ड ही होगा W। तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो देखें सारी फोर्सेस का सम जीरो आना चाहिए, यानी ये सारी, और इक्विलिब्रियम में अगर है, और वो तो हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम है, तो इन सारी फोर्सेस का सम कितना आएगा, जीरो। अब T cos थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा 2T sin थीटा और माइनस W उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते। फिलहाल हम इसको लिखा रहने 2T sin थीटा माइनस W, अरेंज करेंगे तो W किसके बराबर आएगा, 2T sin थीटा, और T किसके बराबर आएगा, T आएगा W ओवर 2 sin थीटा। अब यहां समझने वाली बात है, उसने क्या पूछा था कि किस एंगल पर टेंशन मिनिमम होगी। हमें टेंशन को कम से कम रखना है, उसके लिए हमें नीचे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, फ्रैक्शन के नीचे जो पार्ट है, उसको ज्यादा से ज्यादा रखना है। अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूं तो टेंशन मिनिमम हो जाएगी। तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि फॉर टेंशन टू बी मिनिमम, अगर आप चाहते हैं टेंशन कम से कम हो, नीचे वाला आंसर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है आपको पता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है,
और वो किस एंगल पर होता है? 90 डिग्री पर, यानी कि थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। और जब मैं थीटा 90 पुट करूंगा साइन 91 हो जाएगा, तो टी किसके बराबर आएगा? W/2, यानी कि उस वक्त हमारे पास वेट का हाफ एक स्ट्रिंग और वेट का हाफ दूसरी स्ट्रिंग जो है वो बेयर कर रही होगी। तो ये है हमारे पास वो कंडीशन जिसमें टेंशन मिनिमम होगी। तो इसका मतलब शुरू में डायग्राम मैंने ऐसे बनाई थी, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसी पिक्चर की और आप इस पिक्चर को चाहते हैं जोड़ना के टेंशन मिनिमम हो, तो एंगल 90 रखना है। तो आप फिर जो स्ट्रिंग्स हैं उनको किस तरह से जोड़ेंगे? ऐसे कि वो एंगल 90 बनाए। तो ये है वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमारे पास टेंशन स्ट्रिंग्स में कम से कम होगी। तो ये पहले हमने कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने ये नतीजा निकाला। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 2.20। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? पहले यहां तक देखते हैं, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां तक जरा क्वेश्चन देखते हैं। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का वो पॉइंट जहां उसका सारा वेट एक्ट कर रहा होता है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर का बिल्कुल सेंटर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर मैं यहां पर इसको पकड़ लूं तो कहता है कि क्या इसको अगर पिवट बना दें, यानी चीज इसके गिर्द घूमे, यहां पर मैं सपोर्ट दे दूं, तो क्या हमारे पास ये मार्कर जो है वो रोटेट कर सकता है? अब अगर मैं इसको ऐसे मूव करूं, ये देखिए रोटेट ही तो कर रहा है, इसके मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रोटेट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जरा ध्यान से देखिए, कौन रोटेट करवाए? अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या वो वेट की वजह से रोटेट कर सकते हैं? वेट की वजह से रोटेट करने का क्या मतलब है? ये देखिए, मैं इसको यहां से पकड़ता हूं, जरा इसको लूज ग्रिप करता हूं, ये ऐसे रोटेट कर गया। मैंने तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाई, ये किसने रोटेट करवाया इसको? ग्रेविटी ने। यानी कि मैंने यहां से पकड़ा हुआ था, ये पिवट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहीं पर वेट एक्ट कर रहे हैं, और ये बन गया मोमेंट आर्म। लेकिन अगर मैं यहां से करूं, ये बड़ी तेजी से रोटेट करेगा, लेकिन अगर मैं यहां से पकड़ूं थोड़ा सा करीब से, अब इसका रोटेशन थोड़ी सी कम होगी। क्यों? हालांकि वेट तो वहीं का वहीं है, लेकिन पिवट थोड़ा करीब आ गया, मोमेंट आर्म यानी कि डिस्टेंस था फोर्स और पिवट के दरमियान, वो कम हो गया। अगर करते 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 मैं यहां से पकड़, तो अब ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि मोमेंट आर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब वैसे अगर हम देखें, इसके गिर्द वो रोटेट कर सकता है, यस, लेकिन अपने ही वेट की वजह से इसके गिर्द रोटेट कर सकता है। तो फिर हमारा आंसर होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जरा देखते हैं जी, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर करेंगे यस और नो में। तो क्या आंसर होगा इसका? डेफिनेटली इट विल बी अ बिग नो, कि आपने लिखना है नो, और फिर आपने ये सारी स्टेटमेंट लिख देनी। मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखना नो, a body cannot rotate about center of gravity under the action of its weight। और ये सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद आप कहेंगे रीजन। तो आपने रीजन क्या देनी है कि अगर ऐसा हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट बन जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी if center of gravity becomes pivot, तो फिर क्या होगा? Then moment arm becomes 0। तो moment arm 0 हो जाएगा। अब जरा देखें, टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म हो गया 0, तो फिर हमारे पास टॉर्क 0 होगा। टॉर्क नहीं है तो इसका मतलब रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि एक्सरसाइज आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में आएगा। तो मैंने कोशिश की है एक्सरसाइज को इस तरह से बताऊं कि आप ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बल्कि आपको ये भी आइडिया हो कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। तो आई होप इसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को।